अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी सदर ट्रंप अभी यूएन जनरल असम्बली से खिताब कर रहे थे। 3-4 नुक्ते जो उनकी तकरीर तो काफ़ी लंबी थी, उसमें ग्रीन एनर्जी के ख़िलाफ़ उन्होंने काफ़ी टाइम लगाया है। लंदन के मेयर के ख़िलाफ़ भी उन्होंने बोलना पसंद किया उसके अंदर। लेकिन जो 3-4 नुक्ते हैं वो जंग बंद करवाने वाले, जो 6-7 जंगों को वो धराते हैं, उसमें पाकिस्तान और इंडिया को नहीं भूले। और आज दोबारा उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान और इंडिया की जंग बंद करवाई। इब्राहिम अकॉर्ड का भी जिक्र किया है, जो दोहा अटैक के बाद उसका आगे बढ़ाना एक मोजज़े से कम नहीं होगा। रूस से तेल ख़रीदने के हवाले से उन्होंने यूरोप, चाइना और इंडिया का नाम लेकर तनकीद की कि ये यूक्रेन वॉर को फैसिलिटेट कर रहा है इंडिया। ईरानियन जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर अटैक है, वहाँ पर एक बहुत ही मुनासिब तरीका नहीं है वो। उनके जो जनरल्स वगैरह या उनके मिलिट्री लीडर्स वगैरह जो ईरान इसराइल जंग के अंदर जिनकी शहादत हुई, उन्होंने कहा वो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन साथ उन्होंने बताया कि उन्होंने 30,000 पाउंड वज़नी बम गिराए 14, जिससे न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और वो दोबारा भी उसकी कभी इजाज़त नहीं देंगे। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के हवाले से उनका जवाब जो था वो ज़्यादा सख्त था। वो उन्होंने कहा कि ये हमास को इनाम देने के मुतरादिफ होगा और वहाँ से जो उनके पास इसराइली कैदी हैं उनकी रिहाई का भी मुतालबा किया गैर मशरूत तौर पर। तो आज के प्रोग्राम में इन 3-4 इशूज़ को लेकर आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ जो स्टूडियोज़ में शुरका हैं, खुरम दस्तगीर साहब हैं, सीनियर रहनुमा PMI से, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब हैं, सीनियर सियासतदान हैं, और एयर वाइस मार्शल एजाज़ महमूद साहब हैं, दिफाई तजिया निगार हैं, और इसके अलावा डॉक्टर जमील अहमद खान फॉर्मर एम्बेसडर हमारे साथ हैं। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जंग बंद करवाने के हवाले से जो उनका स्टेटमेंट है, पहले वही सुनते हैं कि ट्रंप ने क्या बोला और फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। दिखाइएगा जी। I ended 7 wars. This includes Cambodia and Thailand, the Congo and Rwanda, Pakistan and India, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, and Armenia and Azerbaijan. It included all of them. And I did it in just 7 months. And sadly, in all cases, the United Nations did not even try to help in any of them. I ended 7 wars, dealt with the leaders of each and every one of these countries, and never even received a phone call from the United Nations offering to help. वो कह रहे हैं कि इस यूएन की ज़रूरत क्या है, इस यूनाइटेड नेशंस की, ये सारा काम तो मैंने किया, अगर इनको लीडरशिप चाहिए तो मैं उनको लीडरशिप प्रोवाइड कर सकता हूँ। इब्राहिम अकॉर्ड के ऊपर उन्होंने क्या कहा वो भी दिखा। Now, after ending all of these wars and also earlier negotiating the Abraham Accords, which is a very big thing for which our country received no credit, never receives credit. Everyone says that I should get the Nobel Peace Prize for each one of these achievements. जी, खुरम साहब आपसे आगाज़ करूँगा। 2-3 दर्जन दफ़ा हो चुका है पाकिस्तान इंडिया जंग बंद कराने का। आज यूनाइटेड नेशंस के अंदर जाके भी नहीं भूले, वहाँ पे भी याद रखा। मेरा ख्याल था वो 6-0 जो हमारे आजकल वो खिलाड़ी नहीं करते 6 और 0, वो भी शायद करेंगे, लेकिन वो नहीं किया उन्होंने। नहीं, सदर ट्रंप ने तो 7-0 का 7-0 का तो 7 कह दिया हुआ, तो उनकी ये भी मेहरबानी है। लेकिन जो लोग काउंट कर रहे हैं, गालिबन अब ये 41वीं दफ़ा है कि उन्होंने पाकिस्तान इंडिया की जंग ख़त्म कराने का क्रेडिट लिया है, और दुरुस्त क्रेडिट लिया है। सिर्फ हिंदुस्तान जो है वो अपनी अना की वजह से उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सदर ट्रंप जो हैं वो एक हम सब के लिए एक सबक भी है कि जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद दुनिया का एक आर्किटेक्चर बना था गवर्नेंस का, जिसमें मुआशी मामलात में भी एक आर्किटेक्चर था, IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो भी, और दूसरा जो पॉलिटिकल आर्किटेक्चर था जिसमें UN था और बहुत सारे इदारे थे जो मुख्तलिफ तरीक़ों से, ये बहुत सारे जो ग्लोबलाइजेशन का जो पूरा स्ट्रक्चर है, अब वो हमें ये वाज़ेह होना चाहिए कि सदर ट्रंप ने वो पूरा स्ट्रक्चर जो है उसको स्मैश करके ज़मीन पर फेंक दिया, तबाह कर दिया। ठीक है जी, उसको स्मैश कर दिया, और वो पूरी तरह अब एक अमरीकी सदर जो तंग नज़र है अपनी मुल्क के बारे में, और वो तमाम जो आदर्श हम सुना करते थे ह्यूमन राइट्स के और डिग्निटी ऑफ मैन के और सॉवरेंटी के, वो उन्होंने स्मैश करके वो भी फेंक दिए नीचे ज़मीन। तो लिहाजा अब जो है वो एक अमेरिका एक तंग नज़र मुल्क है, और मतलब अगर 65,000 फ़लस्तीनियों की शहादत का तज़किरा नहीं करना उन्होंने पसंद किया। जी, मैं यही कह रहा हूँ। आई थिंक मेरे लिए ज़ाती तौर पे भी और आपके नाजरीन के लिए भी, हमें अगर मगरब और अमेरिका की जो असूल पसंदी थी, जिसके बारे में हमने किताबें पढ़ी हैं, तालीम हासिल की है, वो अब हमें फैसला कुन तौर पर वो ख़त्म हो गई है। और वो हमें किसी भी मुल्क को इन 65,000 शहादतों के बाद, जिनमें गालिबन कोई 35-36 हज़ार बच्चे हैं, ठीक है,
उसके बाद तो वो किसी मुल्क को कोई अखलाकी भाषण देने के काबिल नहीं रहे, है ही नहीं। ठीक है, अब उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। अब ये है कि जो हम सब के लिए सबक है और पाकिस्तान के लिए सबक भी, और ये सबक मैं सऊदी अरब ने भी समझ लिया है कि हर मुल्क को अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम खुद ही करना है। आपके ख्याल में सऊदी अरब ने अच्छे से समझ लिया ये बात? उन्होंने फौरन समझ लिया, दोहा अटैक के बाद उनको फौरन समझ आ गई है कि जहां इसराइल का मामला आएगा वो अमेरिका का ब्लाइंड स्पॉट है, ठीक है। तो शायद किसी और मुल्क के मुकाबले में तो वो कोई करें। दूसरा जो आई थिंक जो चीज कम डिस्कशन में आती है हमारे साथ और बड़ी जरूरी है कहनी, सऊदी अरब को ये भी समझ आ गया है कि पिछले 10 साल से जब से अमेरिका में शेल ऑयल शेल गैस डिस्कवर हुआ है, अमेरिका ने मशरक़ वस्ता से तेल खरीदना तकरीबन खत्म कर दिया। उनकी वो डिपेंडेंस नहीं है जो माजी में थी। अब जो कि डिपेंडेंस नहीं है तो उसके लिए सिक्योरिटी कवर भी नहीं है। तो अब ये बात भी बिल आखिर अब 10 साल के बाद समझ आ गई है पूरे मिडिल ईस्ट को कि जनाब वो जो सिक्योरिटी कवर था जो असल में उनकी ऑयल सप्लाई को प्रोटेक्ट करने के लिए था वो भी नहीं है। तो लिहाजा वो पीछे हट रहे हैं और कोई अब जो है कम से कम गल्फ का मुल्क नहीं चाहता कि वो हाल हो जो सीरिया का हुआ। मुस्तफा साहब की तरफ जाने से पहले आप अभी सऊदी नेशनल डिफेंस डे से आए हैं, तो आपने अब जो एग्रीमेंट किया पाकिस्तान और सऊदी अरब में उसके मुताबिक एक के खिलाफ जारियत, दोनों के खिलाफ जारियत तस्वर होगी। तो डिफेंस पैक्ट भी यही है कि हम उनके दिफा के लिए हाजिर होंगे। तो उनको फिर सऊदी नेशनल डे के ऊपर मुबारकबाद भी मेरे ख्याल में हम सब की तरफ से जी हमने तो मुबारक दी है। मैं तो भी ज़ाती तौर पर एम्बेसडर से गले मिलकर, तो हमारी तरफ से भी उनको मुबारक नहीं, उनको मुबारक ये है। देखिए इसमें एक मुबारक से हट के जो बात स्ट्रेटेजिक थॉट की है कि सऊदी अरब की जो लीडरशिप है या वली अहद MBS जो है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने आप देखिए वक्त ज़ाया नहीं किया। दोहा अटैक के बाद विद इन डेज जो एक एग्रीमेंट बहुत देर से पेंडिंग था, उन्होंने जो बैनुल अक़वामी जो बदलती सूरत हाल उसको भांपा और बगैर वक्त ज़ाया किए ये एग्रीमेंट किया। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि सऊदी अरब ने जिस तरह पब्लिकली इसको प्रोनाउंस किया है दुनिया के सामने, ये से जाहिर होता है कि ये एग्रीमेंट जो है वो सिर्फ ये नहीं कि दो मुल्कों, उन्होंने दुनिया को सिग्नल भेजा है कि ये काम जो मुस्लिम दुनिया की वाहिद जो न्यूक्लियर पावर है, मेरा उसके साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट। मुस्तफा साहब, ये आज मेरे ख्याल में ट्रंप वाली स्पीच भी अगर किसी को बाकियों को शक रह गया होगा मुसलमान मुल्क को तो उससे वाज़ेह हो जाएगा। उन्होंने कहीं 65,000 फ़लस्तीनियों का या वहाँ जो भूख के हाथों और डॉक्टर्स ना होने के हाथों, अद्वियात ना होने के हाथों जिनकी जान जा रही है उनका तज़किरा नहीं किया। उन्होंने उन लोगों का तज़किरा किया जो इस वक्त हमास की कैद में, कि उनको फ़ौरन रिहा कर दें, उनकी डेड बॉडीज़ भी छोड़ दें। हमास के जुल्म बताए 65,000 लोगों का तज़किरा नहीं किया। वो जो 6-7 लाख डिस्प्लेस हो गए उनका तज़किरा नहीं किया। तो आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर टू दी वर्ल्ड नाउ, स्पेशली टू दी अरब्स, कि उनका फ्यूचर जो है उनके अपने हाथ में है, अमरीकियों के हाथ में नहीं है। ना सिर्फ अरब वर्ल्ड बट जनरली उसको आप ज़रा एनलार्ज करके देख लें कि मुस्लिम वर्ल्ड भी आप उसमें इंक्लूड कर लें, और वो तमाम ममालिक कि जो समझते थे कि एक इंटरनेशनल सिस्टम उनकी प्रोटेक्शन के लिए मौजूद है, जैसे कि अक़वाम मुत्तहिदा, जिसके बारे में उन्होंने खुद ऐसे कलमात आज कहे कि जिसमें उन्होंने उसकी अफादियत पर ही सवालात उठा दिए। तो हमारे लिए पहले दिन से सवाल तो यही पैदा होता था मलिक साहब कि हम अपने आप को कैसे ठीक करें, अपने माशरों को कैसे बेहतर करें और साइंस और इल्म में कितनी तरक्की हासिल करें कि हम एटलीस्ट एक ऑनरेबल एग्जिस्टेंस अपनी कायम रखने में मुमकिन रहें, काबिल रहें उसके। ये भी एक बदकिस्मती है कि हम जितने मुसलमान ममालिक हैं, हमारी उस तरह की टेक्नोलॉजी की तरफ, इनोवेशन की तरफ, हमारी मईशतें वो उस डायरेक्शन में फोकस्ड ही नहीं है। हमारे ज़्यादातर अंदरूनी तमाम मुसलमान ममालिक में झगड़े सियासी हैं, बादशाहतें कायम हैं, और जिनके पास बेपनाह दौलत भी है वो भी कोई ऐसा मुकाम नहीं हासिल कर सके कि जो मुकाम उन्हें उस फायदे की वजह से जो ये मुसलमान ममालिक हैं इन्होंने इसराइली सॉफ्टवेयर्स खरीदे हुए हैं जिससे अपने लोगों के ऊपर स्पाई करते हैं। और फिर हमें थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन ये भी करना चाहिए मलिक साहब कि बहुत सारे ऐसे भी इस्लामी ममालिक हैं कि जिन्होंने पिछले चंद सालों में अब्राहम अकॉर्ड्स जिनका उन्होंने जिक्र किया, उसके नतीजे में उन अकॉर्ड्स के नतीजे में उन्होंने इसराइल को रिकग्नाइज किया, और इस सारे जो शहादतें हुई वहाँ पर बच्चे शहीद हुए, औरतें शहीद हुई, मर्द शहीद हुए, और हमारी ज़िंदगियों का ऐसा जेनोसाइड है कि जो हमने अपने टेलीफोन्स के ऊपर लाइव अनफोल्ड होते हुए देखा। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसके सफ़ीर को बुला के एहतजाज कर लें या उनसे अपने ताल्लुकात मुनक़ता कर लें। तो हमें ऐसी दुनिया में अब ये जो रियलिटी है जो इमर्ज होकर हमारे सामने आई है, कम से कम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दीगर ममालिक के ऊपर भी ये रियलिटी
जो सऊदी डिफेंस पैक्ट भी इसी का एक मजहर है कि अब वो जिस तरह हॉब्स एक फिलोसफर था ना, उसने कहा कि पुराने वक्तों में जो जिंदगी थी वो नास्टी, शॉर्ट और ब्रूटिश हुआ करती थी। आज हम उसी दुनिया की जानिब चले गए हैं कि जो शॉर्ट तो शायद ना हो लेकिन नास्टी और ब्रूटिश जरूर हो गई है, कि जिसके अंदर अगर किसी मुल्क को अपना तहफ़्फ़ुज़ करना है तो उसकी सबसे बड़ी तहफ़्फ़ुज़ की जो गारंटी है वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो गई है। अब जिन ममालिक के पास न्यूक्लियर है वो अपनी अम्ब्रेला एक्सटेंड करके या अपनी बचत कर सकते हैं। हमारे सामने एग्जांपल है सीरिया की, गोलान हाइट्स ले गया वो, इजिप्ट और जॉर्डन बॉर्डर पे बैठे हैं, बात तक नहीं कर सके। ईरान की एग्जांपल हमारे सामने मौजूद है, गजा मगरबी किनारा जो है, वेस्ट बैंक जो है, यानी कि तकरीबन 7 या 8 ममालिक हैं मशरिक वस्ता में जिन पर इसराइल ने हमला किया है, और वो अदम तहफ़्फ़ुज़ की एक फिजा पैदा कर दी है कि जिसके अंदर दुनिया में सिर्फ मशरिक वस्ता ही नहीं, अब हर तरफ ये ख्याल आम पाया जा रहा है कि अगर आपको अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करनी है ऐसी दुनिया में कि जहां पर कोई इंटरनेशनल ऑर्डर नहीं है, जहां पर जिंदगी अब ब्रूटिश होगी, तो वहां पर सिर्फ न्यूक्लियर हथियार ही आपको बचा सकता है। तो ये वेरी डेंजरस टाइम्स अहेड। एयर मार्शल साहब, ये इन्होंने जिस तरफ निशानदेही की है आपको ईरान के ऊपर जो इसराइल का हमला था, उसमें भी देखें कि इंपॉर्टेंट फैक्टर न्यूक्लियर था, और ट्रंप ने आज अपनी स्पीच के अंदर भी उसको दोबारा दोहराया। हाउ इम्पॉर्टेंट ये फैक्टर जो है न्यूक्लियर वाला, ये आइंदा आने वाले सालों में बनने वाला है, क्योंकि जो हमारी सऊदी अरब के साथ पैक्ट है उसकी तफसीलात में मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि ये बड़ा नाजुक का मामला है, कोई स्टेटमेंट ऐसी नहीं मैं चाहता प्रोग्राम से ऑन एयर जाए। लेकिन मिडल ईस्ट की सूरत हाल में पाकिस्तान सऊदी अरब का इत्तेहाद, ये माहिदा कितना रोल प्ले करेगा? देखिए मलिक साहब, बिल्कुल इन्होंने सही फरमाया कि हर दौर में पार प्रोजेक्शन के या पार के थ्रू सिक्योरिटी की अश्योरेंस के कुछ वेपन्स होते हैं, और आज के दौर की रियलिटी जो है वो न्यूक्लियर है, वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें ख़ास तौर पे साइबर स्पेस है, और फिर वो वेपन सिस्टम्स हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं जो इसको कैरी करेंगे, जिसमें हमारे तनाजुर में हम मिसाइल टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। तो ये ही अब ज़मानत है आपकी उस दुनिया में जिसको आज बीइंग ए सोल सुपर पावर अमेरिका जो है, वो जिसका विजन भी आपने देखा कि उन्होंने यूएन के फ्लोर पे खड़े होकर कह रहे हैं कि यूएन को वो चैलेंज कर रहे हैं। उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस को जो है डिसेबल करने में या मार्जिनलाइज करने में सबसे ज़्यादा रोल किसका है? अमेरिका का है। सबसे ज़्यादा वीटो, देखें जितनी भी सिक्योरिटी काउंसिल में करारदादें पेश होती हैं वो दुनिया में कहीं ना कहीं किसी मजलूम की मदद के लिए ही होती। सबसे ज़्यादा वीटो किसने इस्तेमाल किया? लेकिन मास्टर साहब, जो मल्टीलैटरलिज्म है अभी भी किया, मल्टीलैटरलिज्म जो है वो अब डेड है, वो उसकी एग्जिस्टेंस ट्रंप की ये रीसेंट स्पीचेस के बाद उसकी एग्जिस्टेंस बाकी नहीं रही। लेकिन देखें अभी भी बहरहाल एक चीज़ जो मेरे ख्याल में अलार्मिंग है या कंसर्न है, आल्दो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो एक रिसीडिंग सुपर पावर है, लेकिन अभी भी दुनिया मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है, बतदरीज जा रही है। कितना टाइम लगता है इसका कोई तायुन नहीं कर सकता। तो इसलिए वो उस रिसीडिंग पावर्स के साथ भी, या उनकी जो रेजिडुअल पावर रह भी जाएगी उसके साथ भी, वो आखिरी अगर उन्होंने दिफा करना हुआ तो वो इजराइल का करेंगे। अच्छा, आप ये देखिए ना, अरबों से तेल के ज़रिए और ये जो डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट की तजारत से जो पैसे आते थे, उसमें से पिछले 50 सालों में तकरीबन 220 या 225 बिलियन डॉलर की इमदाद दी गई है इजराइल को। तो ये अरबों का पैसा जो है ना वो रिसाइकल होके इजराइल को उनके खिलाफ जो है प्रमोट करता रहा। अच्छा डॉक्टर जमील साहब, आप जो ट्रंप की स्पीच से आप क्या नतीजा अखज़ करते हैं? उनके काफ़ी नुकात तो जो थे बड़े कंट्रोवर्शियल हैं। यूएन जनरल असम्बली से खिताब में लंदन के मेयर को डिस्कस करना, मतलब, और वो भी यूएस प्रेसिडेंट कर रहा हो, तो अक्ल फहम से बाला चीज़ है, लेकिन वो बहरहाल कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी को वो समझते हैं कि वो कौन थे सारे जिन्होंने ग्रीन एनर्जी को दुनिया को बेचा। वो काफ़ी ऐसे उनकी ऑब्जर्वेशन हैं जो जिनके ऊपर बाकायदा तनकीद की जानी चाहिए, लेकिन आपका तजिया इसके ऊपर? बेसिकली तो देखें टेक अवेज में क्या है
आपने बाकी चीदा पॉइंट्स तो बता दिए, मैं भी बड़े क्लोजली हम सारे ही मॉनिटर कर रहे थे क्योंकि एक बहुत बड़ी कलीदी किस्म की एक स्पीच थी। तो इसमें टेक अवे ये मालूम होता है कि 29 तारीख को जब नेतन्याहू व्हाइट हाउस में मिलेंगे ट्रंप से, उस वक्त तक जो उनका मकसद है वो हासिल कर लेंगे। मतलब वो नीस्तो नाबूद जो उन्होंने करना था आखिरी मरहले में है, गाजा को नीस्तो नाबूद करने में और हमास को एलिमिनेट करने में। बस लगता यही है कि हमारी नजरों के सामने उन चीखों और पुकारों और उन आहों और सिसकियों, बच्चों के, बूढ़ों के और औरतों के, वो दुनिया पूरी देखती रही। और आज तो यहाँ तक भी कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि जो ममालिक जो इसको इजराइल को रिकग्नाइज कर रहे हैं, पहले तो कल उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ नुमाइश से ज्यादा कुछ नहीं इसकी अहमियत, और आज उन्होंने कह दिया जो इसको रिकग्नाइज कर रहे हैं वो दर हकीकत हमास को दवाम बख्श रहे हैं। और फिर उन्होंने वार्निंग भी दे दी कि 38 के 38 आप डेड बॉडीज भी रिलीज करें और तमाम आप हॉस्टेजेस को छोड़ दें अनकंडीशनली। हालांकि ये अमेरिका ही था जिसने कि 3 फेज की सीज फायर को अप्रूव किया जो कि 2 हफ्ते तक चला और उसके बाद फिर इजराइल ने उसको मिट्टी में मिला दिया। तो ये तो टेक अवे ये है कि गाजा गया और वो जो रेवेरिया ऑफ मिडल ईस्ट का सिलसिला है वो या तो वो हो जाएगा या आज 2:30 बजे जो वाशिंगटन टाइम के मुताबिक जब मिलेंगे सरबराहान अरब के, और उसमें दूसरी मीटिंग में पाकिस्तान भी शामिल होगा उसमें, जो कि उसमें काफी चीजें ऐसी डिस्कस हो जाएंगी कि अब वहाँ कंट्रोल किसका होगा। महमूद अब्बास के एक कल बयान में जो उन्होंने एड्रेस किया कल, तो उसमें वीडियो लिंक पर, तो उसमें उन्होंने इंदिया दे दिया कि हमास को चाहिए कि वो हथियार पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के सामने डाल दे। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बेचारी क्या है अथॉरिटी, वो दरअसल इजराइल अथॉरिटी है, तो उसके सामने हथियार डाल दें। तो अभी देखें आने वाले ये 6 दिन बहुत ही अहम है, 29 तारीख तक ये फिनिशिंग स्टेज पे आ जाएगा और आज महसूस होता है कि वो फैसला हो जाएगा कि गजा में इसके बाद, हमास के बाद, और ये जो इस वक्त वो टैंक मजीद बढ़ते जा रहे हैं और आज एक और बटालियन उन्होंने लगा दिया है इस जेनोसाइड और एथनिक क्लिंजिंग के लिए, ताकि पूरा मुकम्मल कब्जा हो जाए। 67 में किया, 48 में किया और 29 से पहले बाकी भी फलस्तीन का वही हाल होगा जो से पहले। तो ये तो बात एक टेक अवे ये है। दूसरा टेक अवे ये है कि ईरान पर दोबारा हमला हो सकता है मेरे तजिए के मुताबिक, और उनके अल्फाज को अगर मैं बैनुस सतूर में अगर मैं उसका तजिया करूं तो डोनाल्ड ट्रंप का थोड़ी देर में उसको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। और तीसरी, अगर ईरान ने JCPOA में दोबारा उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पे, यानी अमेरिका के टर्म्स एंड कंडीशन पे, बाकी P5+1 तो है ही है, उनके कंडीशन पे अगर इत्तेफाक न किया तो फिर दोबारा भी ये हो सकता है। तीसरी चीज ये है कि चाइना को दोबारा एंटेगोनाइज किया गया है वो ऑयल खरीदने के सिलसिले में, और साथ में खैर इंडिया को तो पहले से वो कर ही रहे हैं, चाइना का नाम लेके वो भी जनरल असेंबली के फ्लोर ऑफ द हाउस पर उसका जिक्र करके। मैं समझता हूं कि चाइना बड़े सटल तरीके से, बहुत मुलायमियत के साथ वो इसका जवाब देगा जब चाइना की नुमाइंदगी होगी और जब चाइना अपनी बारी लेगा। तो ये तीसरा उसका टेक अवे ये है कि वो जो कंपटीशन है चाइना के साथ, इसके बावजूद कि टेलीफोन पर बात हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, इसके बावजूद कि अगले साल उन्होंने इंदिया दिया है कि वो जाएंगे, इसके बावजूद कि ट्रेड में और टैरिफ में कुछ गुंजाइश डोनाल्ड ट्रंप निकाल रहे हैं, लेकिन वो चाइना की जो कंपटीशन है नजर नहीं आता कि वो मुकम्मल खत्म हो जाएगा। तो अब जो मंजरनामा बन रहा है अब वो ये बन रहा है कि यूएन की जो अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर है उसकी धज्जियां उड़ा दी आज, जो बाकी रही सही कसर थी। और बाकी तो एयर वाइस मार्शल साहब ने जिक्र कर ही दिया कि 6 दफा ये पीस यानी इसके लिए ब्रेक आ गया जी, करीब हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। ट्रंप के आने के बाद या उनकी जिस तरह से फॉरेन पॉलिसी वो चला रहे हैं उससे एक चीज़ वाज़ेह है कि जो रूल बेस्ड एक दुनिया चल रही थी वो अब आइंदा आने वाले दिनों में, महीनों, सालों में वो चलेगी नहीं, बल्कि वो ये होगा जिसकी लाठी उसकी भैंस कहा जाता है ना उर्दू में हम कहते हैं, तो ट्रंप भी उसी अंदाज में चलाएंगे। खुर्रम साहब,
मिडल ईस्ट पे दोबारा इस पे आ जाते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट आई थिंक जो उस ऑर्डर का है वो मिडल ईस्ट बनेगा। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उन्होंने बड़ी बातें की थी, लेकिन अब ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर मिडल ईस्ट में बनने जा रहा है। इसकी क्या शक्ल होगी? जी, वो अभी तक अगर ट्रंप की लाठी चल रही है, उसकी वजह यह है कि चीन ने अभी तक अपनी जो ताकत है, जो मौशी ताकत है, जो आहिस्ता आहिस्ता अभी हमने उनकी परेड में देखा कि अस्करी ताकत में तब्दील हो रही है, अभी तक उसको अपने मुल्क से बाहर प्रोजेक्ट नहीं किया, वरना ये कॉन्टेस्ट पहले से शुरू हो जाता। मिडिल ईस्ट में, जैसा मैंने पहले कहा, ये इसलिए होना है कि मिडिल, और ये जो एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान और सऊदी का, आप इसके तनाज़ुर में देखें कि सऊदी अरब और जितने भी ये गल्फ़ के ममालिक हैं, उनकी जो सिक्योरिटी की पूरी डायलॉग है वो अमेरिका के साथ है। लेकिन अगर आप आज के नंबर्स उठाएं तो उनका सबसे बड़ा तेल का ख़रीदार चाइना है। और ये टेंशन जो है कि एक तरफ सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, दूसरी तरफ जो है वो बायर है, जिसकी वजह से सारा उनको रेवेन्यू आ रहा है, ये ज़्यादा देर टेंशन चल नहीं सकती। और जबकि अमेरिका अब अपनी सिक्योरिटी, अब मिडिल ईस्ट में सिवाय इसराइल के यूएस का कोई मेजर सिक्योरिटी इंटरेस्ट नहीं है। चाइना, ईरान के ऊपर जो है वो कहते हैं, लेकिन ईरान का भी इशू असल में तो इसराइल के साथ ही है। लेकिन इसराइल को इस इलाके में एक थानेदार के तौर पर कायम रखेंगे। हाँ, और तवाना रखेंगे जो सीरिया के भी कुछ हिस्से खा चुका होगा, फ़लस्तीन को पहले उसके कब्जा करके बैठा हुआ है, लेबनान और जॉर्डन को भी अंडर थ्रेट रखेगा। और उससे मैं याद आया कि उनकी ये ख्वाहिश आज से 25 साल पहले हिंदुस्तान के बारे में भी थी, लेकिन हिंदुस्तान उस पर पूरा नहीं उतरा, और इसीलिए हम बरहमी के असरात आज की तकरीर में भी हमने देखे हैं कि हिंदुस्तान का नाम लिया कि जी आपने रशिया से तेल ख़रीद रहे हैं, और फिर उन्होंने कहा जी मैंने जंग बंद करवाई है। आप देखिए ना कि ये भी एक आयरनी है, एक संगीन मजाक है, जय मार्शल साहब ने इसके तरफ इशारा भी किया कि हिंदुस्तान पर टैरिफ लगे हैं, चाइना पर अभी तक नहीं लगे, चाइना को। तो लिहाजा ट्रंप जो हैं वो खुद भी एक बगैर किसी असूल के ताकत के ऊपर अमल पैरा हैं, और जब दूसरी तरफ भी कुछ ज़्यादा ताकतवर आएगा तो वो भी पीछे हटते हैं। ये भी हमें सबक समझ आ गई। तो लिहाजा ये जो कॉन्टेस्ट है, ये आज से कोई 100 साल पहले हम कह सकते हैं कि पहली जंग अज़ीम से पहले की दुनिया जो है वो वापस आई है। बिल्कुल दुरुस्त कहा मेरे भाई मुस्तफ़ा ने कि इट्स हॉब्जियन वर्ल्ड, जिसमें, या मनीकियन वर्ल्ड है, जिसमें कोई असूल नहीं है, ताकत असूल है, और जो अपनी ताकत की वजह से कुछ मुल्कों को साथ में ला पाएगा वो अपनी ताकत बढ़ा लेगा, और जो प्रोजेक्ट कर पाएगा वो अपनी ताकत बढ़ा लेगा। और इसीलिए इसमें इस सारी जो नई दुनिया एक बेअसूल की दुनिया है और ताकत की दुनिया है, पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो एग्रीमेंट हुआ है वो एक इंतहाई अहमियत का हामिल है। मुस्तफ़ा साहब, जो ग्रेटर इसराइल वाला मंसूबा है और उसके साथ जो अभी करंट सिचुएशन है ग्राउंड के ऊपर, वो कब्जा कर रहा है और दूसरी तरफ से अमेरिका उसी के साथ खड़ा है, जो जा रहे हैं उसी के साथ वो खड़ा है, तो आपको इस मिडल ईस्ट की सूरत हाल क्या नज़र आती है? मलिक साहब, जो सबसे पहला अभी जो चैलेंज इमीडिएटली हमें नज़र आ रहा है, जिस तरह अभी एम्बेसडर साहब ने भी उसकी तरफ इशारा किया, वो है एनेक्सेशन ऑफ गाज़ा। ये इमिनेंट है। उन्होंने वहाँ से पूरी जो पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन है गज़ा से, उन्होंने वो एक्सपेल करनी है। अब एक्सपेल करके उन्हें, आपने उस एरिया को भी एनेक्स करना है, तो उन्होंने जाना कहाँ है? उन्होंने इर्द गिर्द की, और वो अपनी जगह, अपना मुल्क छोड़ने पे तैयार नहीं है, इसीलिए तो वो इतनी ज़्यादा जानों की अपनी कुर्बानी दे रहे हैं। तो ये एनेक्सेशन जब उन्होंने करनी है, तो जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन सारों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अभी गोलान हाइट्स की उसने एनेक्सेशन की, वो अगर मजीद टेरिटरी एनेक्स कर रहा है, पैलेस्टीनियन टेरिटरी एनेक्स कर रहा है, तो वे विल इट स्टॉप? और जो उसको रोकने के मैकेनिज्म्स थे वो तो ऑलरेडी फेल हो गए। और एक हिस्टोरिकल और एक रिलीजियस कन्विक्शन है इजराइलीज में, वो एक ग्रेटर इजराइल की, ये उनकी रिलीजियस कन्विक्शन है। उसके मैप्स हैं बाकायदा ड्रॉ किए हुए हैं जी, जिस तरह अखंड भारत है। तो उस सूरत हाल में अपने दिफा का क्या बंदोबस्त कर सकते हैं? उसके लिए तो आपको फिर ये ज़रूरी है कि जो जिस तरह की अरेंजमेंट की गई, और फिर बाकी ममालिक को भी उसमें शरीक होना चाहिए। मेरे अपने ख्याल में इट माइट बी बिगिनिंग, और शायद ना भी एक बिगिनिंग हो, लेकिन इसी तरह वो छोटी अरब रियासतें शायद इस पोजीशन में नहीं है कि और साथ। लेकिन यूरोपियन यूनियन की जो इब्तदा थी बैक इन 1967, वो एक कोल माइनिंग एग्रीमेंट था जो चंद ममालिक के दरमियान हुआ था, जर्मनी, फ्रांस और एक दो और ममालिक। तो उस कोल माइनिंग से बढ़ते 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 वो एक इतना बड़ा यूरोपियन यूनियन बन गया, एक इकोनॉमिक ब्लॉक बन गया।
तो परहैप्स इट्स अ बिगिनिंग। जो बाकी आपके सारे जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस थे, फॉर एग्जांपल OIC, वो दुनिया के तो आप छोड़ें, जो हमने खुद रीजनली इस्टेब्लिश किए हुए थे, जिस तरह GCC था, अब GCC भी कहता है गल्फ का जो आपस में उनका एग्रीमेंट है गल्फ कंट्रीज का, कतर के हमले के बाद सब हैरान थे कि क्या करें। OIC एक टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन है। आइडली सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ आपको टर्की और चाइना का इन फ्यूचर देखना चाहिए। ये कोई बिगिनिंग हो टू मेक इट मीनिंगफुल, टू मेक इट मीनिंगफुल, और वो उस बिगिनिंग में हम जहां पर अपनी इस सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए कंट्रीज माइट कम टुगेदर, वहां पर जो सेंट्रल चीज है मलिक साहब, वो यही है कि हमने अपनी पॉपुलेशंस को इल्म, तहकीक और साइंस की तरफ लगाना है। सेंट्रल चीज ये है। अब आपके पास वो टाइम वेस्ट करने का नहीं है। आपके पास अगर वसाइल हैं जिन ममालिक के पास, उनको उसकी तरफ लगाने पड़ेंगे, और जिनके पास नहीं है उनको शद्दोमद से अपने मामलात दुरुस्त करके उस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। कुछ तो करें अपने और अपनी इंटरनल फॉल्ट लाइंस को भी, इन तमाम ममालिक को, उनको भी बंद करना पड़ेगा। अच्छा, एयर वाइस मार्शल साहब, यहाँ पे इन्होंने जो इंटरनल फॉल्ट लाइंस का और लोगों की तहकीक की तरफ और साइंसी जुस्तजू की तरफ जाने की बात की, अभी हमने देखा था कि ट्रंप के विजिट के दौरान $3000 अरब की कमिटमेंट दे दी थी सऊदी अरब, कतर और UAE ने। उसका $1000 अरब ही लगा लें कि ये तीनों अगर साइंटिफिक रिसर्च में या डिफेंस प्रोडक्शन में इन्वेस्ट कर देते तो शायद दोहा इतना वल्नरेबल ना होता। उसी बेस से वो उड़ते भी हैं, रिफ्यूल भी करते हैं इसराइली जहाज़ों को, दोहा में अटैक करवाते हैं और वापस लैंड भी कर जाते हैं। तो ये मतलब टोटली अब डिफेंस लेस है ना, आपका हज़ारों अरब डॉलर अमेरिका को दे रहे हैं और उसी ने आके हमला भी करवा दिया। तो दे नीड टू थिंक अबाउट इट और उसका कोई उन्हें रोड मैप बनाना पड़ेगा। मेरा ख्याल है जी उसकी इब्तिदा हो गई है। असल में मलिक साहब, एक अलूजन थी जो अमेरिकन ट्रूप्स के इस पूरे रीजन में प्रेजेंस से क्रिएट की गई थी, जिसमें बहरीन में इनका एक क्याक है, ये सेंटकॉम का फॉरवर्ड बेस अल-अदीद में, UAE में इनकी प्रेजेंस और दूसरे मुल्कों में भी। उससे अरब मुल्कों को ये दे वर मेड टू बिलीव कि ये गारंटर्स हैं उनके सिक्योरिटी के, जबकि अमेरिका इस चीज़ में बड़ा क्लियर था कि वो यहाँ पे अपने तेल की जो एक अनइंटरप्टेड सप्लाई है यूरोप को और अमेरिका को, जिसकी उस वक्त उनको बहुत शिद्दत से ज़रूरत थी, उसको सिक्योर कर रहे थे, और दूसरे वो इज़राइल के लिए एक प्रोटेक्शन दे रहे थे। कभी भी आज तक कोई ऐसा मौका नहीं आया, तो इसलिए ये चीज़ उस तरह आर्टिकुलेट नहीं हुई या डिफाइन नहीं हुई, और उसको इन्होंने एम्बिग्यूटी में रखा, जिसकी कॉस्ट वो इन्हीं मुल्कों से ले रहे थे। ये बेसिस डेवलप करने के लिए ये सारा फ्यूल, जिस फ्यूल की रिफ्यूलिंग की आप बात कर रहे हैं, ये पहली गल्फ वॉर के बाद तमाम अमेरिकन जो है, जो एयर पावर है, उसको फ्री रिफ्यूलिंग देते हैं ये। और अब कम से कम ये हो गया है कि वो एक अलूजन थी वो ख़त्म हो गई, और उनको ये एहसास हुआ है कि हमें अपने लिए खुद कुछ करना है और रियल थ्रेट्स क्या है। और अगर ईरान के साथ जो एक वक्ती, कम से कम फ़िलहाल तो हम यही कहेंगे कि वक्ती है, वो चीज़ लास्टिंग या इंड्योरिंग हो जाती है, उनके साथ एक दूसरे के साथ को रिकंसाइल कर लेते हैं। आज भी जो वहाँ पैलेस्टाइन वाली कॉन्फ्रेंस है, कतर और अमेरिका उसको को होस्ट कर रहे हैं। कतरी जो है अभी भी उनका रिलायंस पीस के लिए अमेरिका की तरफ ही है। नहीं, देखिए इतनी जल्दी हो नहीं सकता ना, एक अरेंजमेंट जिस तरह बनी हुई है। हमारे कुछ मुबसरीन और लोग इस पे बड़े वो बिल्कुल ऑपरेशनल और टेक्निकल लेवल पे मीडिया में हम लोग डिबेट कर रहे हैं कि जी वो मिसाइल हो जाके कैसे कहाँ लगेंगे, तो उस पर वॉरहेड कैसे होंगे। मेरा ख्याल है ये जो हमारी लीडरशिप ने दोनों मुल्कों की इसमें जो एम्बिग्यूटी रखी है वो किसी मकसद से ही रखी। खैर वो जिन सवालात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो तो ज़्यादा हो नहीं सकती। ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का माहिदा है, इसकी पीछे एक बुनियाद है, और बुनियाद ये है कि सऊदी अरब बहुत अरसे से अमेरिका को ये कह रहा था कि हमारे साथ सिक्योरिटी गारंटी का एग्रीमेंट करें। लास्ट टाइम जब इनकी डिस्कशन हुई सीरियस जो बाइडन के दौर में, तो जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि इसराइल को तस्लीम किए बगैर हम अब आपको सिक्योरिटी गारंटी नहीं देंगे।
जिसका नतीजा ये कि आज पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी गारंटी का एग्रीमेंट हुआ है, बिकॉज अमेरिका ने ऐसी शराइत लगाई हैं कि वो हज़ारों बिलियन डॉलर्स इनका आपने जिक्र, उसके बावजूद उनकी शर्त ये थी कि आप इसराइल को तस्लीम करें। तो सऊदी अरब को भी और दूसरे जो गल्फ ममालिक हैं, आज नहीं तो शायद सऊदी अरब को समझ आना शुरू हुई है, बड़ी अच्छी बात है, उनको ये समझ आएगी कि इस यूएस है उसका मिडल ईस्ट के अंदर अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो सिर्फ मेनली इसराइल है, जिसके ज़रिए वो इस पूरे रीजन को कंट्रोल करना चाहता है। अदरवाइज़ वो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि वो तो अब जो कमिटमेंट्स हैं, 12,000 लोग हैं उनके अलदीद बेस में कतर में, क्या वो किसी भी तरह किसी भी सिक्योरिटी गारंटी के लिए काम आए? वो नहीं आए, तो लिहाजा वो अब आहिस्ता आहिस्ता विथड्रॉ होना शुरू हो गया किया उन्होंने। खुर्रम दस्तगीर साहब, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब और एयर मार्शल इजाज़ महमूद साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।